वेलकम टू सीएसई नाउ करंट अफेयर्स सीरीज। आज हम 21 और 22 जनवरी के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे थ्रू एमसीक्यूज, जैसे हम डेली करते हैं। दीज क्वेश्चंस विल बी हाईली रेलिवेंट फॉर प्रीलिम्स। अगर आप डेली 8-10 क्वेश्चंस हमारे सॉल्व करते हुए चलोगे, रेस्ट एश्योर्ड आपके मेजॉरिटी क्वेश्चंस, अगर 20-25 क्वेश्चंस आते हैं करंट अफेयर्स के, मेजॉरिटी क्वेश्चंस यू विल मार्क इट राइट। एक एक 2-2 घंटे के वीडियोस देखने का कोई बेनिफिट नहीं है। यू विल नॉट बी एबल टू रिवाइज। आप लोग इस वीडियो को 2 बार देखो। पहली बार में आप क्वेश्चंस गलत करते हैं, दैट्स फाइन। सेकंड टाइम देखो, मैक्सिमम रिटेंशन होगा, और लास्ट में पीडीएफ के थ्रू आप रिवाइज कर लेना। एंड यू विल मार्क मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। 90% से ज्यादा आपकी एक्यूरेसी होगी करंट अफेयर्स में। ऑल्सो वी विल कंडक्ट मंथली करंट अफेयर्स टेस्ट फॉर लास्ट वन वन ईयर। सो 12 मंथ्स के 12 टेस्ट आप सॉल्व कर सकते हो फॉर बेटर परफॉर्मेंस। सो फर्स्ट क्वेश्चन फॉर डे इज with reference to the Donroe Doctrine. Okay, Donroe Doctrine. Consider the following statement. It represents a modern reinterpretation of the Monroe Doctrine, emphasizing US dominance in the Western Hemisphere. कह रहे Monroe Doctrine को reinterpret किया गया है emphasize करने के लिए कि भाई वेस्टर्न हेमिस्फीयर में ना यूएसए का डोमिनेंस होना चाहिए। देन सेकंड ऑप्शन इज इट रिफ्लेक्ट्स अ वीकनिंग ऑफ पोस्ट 1945 मल्टीलैटरल इंटरनेशनल नॉर्म्स। कि 1945 मतलब वर्ल्ड वॉर टू जब खत्म हुआ, उसके बाद जो मल्टीलैटरल नॉर्म्स वगैरह बनाए गए ना, कि कंट्रीज की वैल्यू करनी है, एग्रेशन नहीं दिखाना, तो ऐसा बोला गया। एग्रेशन तो दिखाया गया यूएसए ऐसी कंट्रीज ने। ओके, देन थर्ड ऑप्शन इज इट हैज बीन यूनिवर्सली इंडोर्स्ड बाय द इंटरनेशनल कम्युनिटी। ओके, सो कह रहा है कि पूरे वर्ल्ड में इंटरनेशनल कम्युनिटी ने इसको इंडोर्स किया है। यूनिवर्सली मतलब ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज ने। सो पॉज द वीडियो, मार्क द आंसर। तो द राइट आंसर फॉर दिस इज कि आप इजीली गेस कर सकते थे अगर आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तब भी, कि हाँ डोनरो डॉक्ट्राइन जो है उसी का री इंटरप्रिटेशन है, उसी को थोड़ा और बढ़ा के चढ़ा के बोलने वाली बात है। एंड फर्स्ट एंड सेकंड इज करेक्ट कि वीकनिंग ऑफ ये मल्टीलेटरल वाली चीज जो थी वो वीक हो रही है, आप देख ही रहे हो। कोई वैल्यू नहीं कर रहा, कोई यूक्रेन पर अटैक कर रहा है, कोई वेनेजुएला पर अटैक कर रहा है। ओके, एंड द थर्ड वन इज इनकरेक्ट कि बाकी देश जो है क्यों इंडोर्स करेंगे। इनफैक्ट यूनिवर्सली ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि सब कंट्री यूएसए को सपोर्ट करने लग जाए, और स्पेशली व्हेन दे आर रॉन्ग। ओके, सो टू, ओनली टू विल बी द राइट आंसर। Now, coming to question number two, with reference to the governor's address to the state legislature, consider the following statement. First, the governor's address at the commencement of the first session of the year is provided under the Constitution of India. Second, the content of governor's address is prepared by the governor in his individual discretion. तो पॉज करेंगे एंड मार्क करेंगे आप लोग आंसर। ठीक है, तो देखो जो पहला ऑप्शन है वो ये कह रहा है कि गवर्नर का एड्रेस होता है फर्स्ट सेशन में, जो कि एवरी ईयर होता है, कॉन्स्टिट्यूशन में ये दे रखा है, तो ये करेक्ट है। आर्टिकल 176 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो ये प्रोवाइड करता है। सेकेंड ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है। जो गवर्नर का एड्रेस होता है वो उसका पर्सनल इंडिविजुअल डिस्कशन नहीं होता है, वो प्रिपेयर किया जाता है बाय द स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो प्रिपेयर करते हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए, वन ओनली। Second, third question for the day, with reference to Samakka Saralamba Jatra. Okay, Samakka Saralamba Jatra. Consider the following statement. It is a biennial tribal festival held in Telangana. कह रहा है कि तेलंगाना में होता है, ये biennial festival है. And second option is the festival is primarily associated with animistic and ancestor based beliefs. जो ancestor वगैरह की पूजा जो करते हैं उन सब में belief रखते हैं इसमें. And the third option is it is celebrated on the banks of Krishna River. यूपीएससी ने से पास में क्वेश्चन पूछा हुआ है, मल्टीपल टाइम कवर किया जा चुका है ये। ओके, सो पॉज द वीडियो एंड मार्क द आंसर। ओके, सो द राइट आंसर फॉर दिस इज कि यस, फर्स्ट वन इज करेक्ट कि बाइनियल जो है ट्राइबल फेस्टिवल है, ये तेलंगाना का है, और इसमें एनिमिस्टिक जो रिचुअल्स वगैरह होते हैं वो हैं, एंसेस्टर बेस्ड बिलीफ्स हैं। दिस वन इज ऑल्सो करेक्ट। थर्ड वन इज इनकरेक्ट, थोड़ा फैक्चुअल इसमें चेंज कर दिया गया है। ओके, ये आपका कृष्णा रिवर पे ना होके ये होता है आपका गोदावरी रिवर पे, और इस तरह के क्वेश्चन यूपीएससी प्ले करता है आपके साथ। ओके, so A, 1 and 2 will be the right answer. So now coming to question number four, which of the following country or region currently hold a dominant position in EV, electric vehicle related copper consumption and supply chain influence? तो चार ऑप्शन है आपके पास। पहला यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स, बी यूरोपियन यूनियन, थर्ड चाइना, फोर्थ इंडिया। तो पॉज करेंगे एंड मार्क करेंगे आप लोग आंसर। ठीक है, तो देखो ये जो आपका डोमिनेंट पोजीशन है कॉपर कंजम्पशन एंड सप्लाई चेन में, ये चाइना के पास है, और यही सबसे बड़ा इशू है यूएस के लिए, जिसके लिए उसने पैक सिलिका बनाया, या फिर जो रेयर अर्थ कंट्रोल करने के लिए वो ग्रीनलैंड पे फोकस कर रहा है। कारण उसका यही है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, चाइना।
देन फिफ्थ क्वेश्चन, इसको हमने आई गेस सेकंड या थर्ड टाइम वी आर कवरिंग, इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए. With reference to PAC Silica initiative, consider the following statement. It seeks to secure supply chains for semiconductors, AI technologies and critical minerals. ये critical mineral हो गया, semiconductors हो गए, इसका जो supply chain है उस पर कंट्रोल करने के लिए aimed है ये. Second option is it aims to reduce coercive dependencies in global technology ecosystems. कि मान लो किसी कंट्री के पास leverage है, अब चाइना के पास है तो वो दूसरों को coerce कर सकता है. थर्ड ऑप्शन इज इट इज अ फॉर्मल मिलिट्री अलायंस सिमिलर टू नेटो, कि कह रहा है कि नेटो की तरह नहीं मिलिट्री अलायंस है. ओके, सो पॉज द वीडियो एंड मार्क द आंसर. सो यू कैन से फेयरली इजी है, आप यहाँ गेस कर सकते हो कि मिलिट्री अलायंस तो नहीं है ये पैक्स सिलिका इनिशिएटिव जो है. ओके, एंड वन एंड टू आर करेक्ट कि वो चाह रहा है यूएसए की थोड़ा ग्लोबल डेमोक्रेटाइज किया जाए और कंट्रोल जो है ना चाइना से, कि वो कोर्स कर सके, वेपनाइज कर सके सप्लाई चेन को, ऐसा ना हो. ओके, सो वन एंड टू आर करेक्ट. ठीक है. So now coming to question number 6, with reference to Tsiolkovsky rocket equation, consider the following statement. First statement, it explains the relationship between a rocket velocity, its mass, and the exhaust velocity of propellant. Second, it highlight that a large proportion of a rocket mass is fuel and propellant tank. Third, it suggests that increasing rocket payload does not significantly affect fuel requirement. Right? तो पॉज करेंगे एंड मार्क करेंगे आप लोग आंसर. ठीक है. तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो ये कह रहा है, इट एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन ए रॉकेट वेलोसिटी, मास एंड एग्जॉस्ट वेलोसिटी ऑफ प्रोपेलेंट. ये सही है. ठीक है. सेकंड कह रहा है, इट हाईलाइट दैट अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ ए रॉकेट मास इज फ्यूल एंड प्रोपेलेंट टैंक. ये भी सही है. थर्ड ऑप्शन क्या कहता है, इट सजेस्ट दैट इंक्रीजिंग रॉकेट पेलोड डज नॉट सिग्निफिकेंटली अफेक्ट फ्यूल रिक्वायरमेंट. ये आप देखो कि जब जितना ज्यादा आप रॉकेट का पेलोड इंक्रीज करोगे उतना ही ज्यादा फ्यूल रिक्वायर होगा. ये तो कॉमन सेंस है. आपको अगर ये नहीं पता होता कि रॉकेट इक्वेशन क्या है, आप कॉमन सेंस लगाते, नॉर्मल किसी गाड़ी के बारे में सोचो, उसको अगर आप हेवी लोड कर दो तो क्या होता है, उसकी फ्यूल रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है. सिमिलरली अगर रॉकेट भी है, अगर आप उसमें पेलोड इंक्रीज इंक्रीज करोगे तो इसकी जो फ्यूल रिक्वायरमेंट है वो बढ़ जाएगी. तो थर्ड इज रॉन्ग. तो करेक्ट आंसर इज ए 1 and 2. And with reference to the powers of Election Commission of India, again, Election Commission of India, multiple times we have covered, बार बार ये न्यूज में है, ड्यू टू SIR exercise. Okay, so Article 324 of the Constitution vests superintendence, direction and control of elections in the Election Commission. कि 324 के अंदर कह रहा है कि ECI के पास पावर है सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन एंड इलेक्शंस को कंट्रोल करने का. सेकंड ऑप्शन इज द पावर्स ऑफ इलेक्शन कमीशन अंडर आर्टिकल 324 आर एब्सोल्यूट and immune from judicial review. Okay, so pause the video and mark the answer. So ये आप कह सकते हो फेयरली इजी है, अगर आपको नहीं पता थोड़ा लॉजिकल गेसिंग आप लगाओगे. रेयरली ऐसा होगा कि इम्यून फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू, की जुडिशियल रिव्यू आप कर ही नहीं सकते, एब्सोल्यूट पावर नहीं होता है, रेयरली कहीं पे एब्सोल्यूट पावर अलाउड होता है डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया. ओके, तो सेकंड वन इज इनकरेक्ट, जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है. ओके, जुडिशियल रिव्यू किया सकता है अगर वो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है, नेचुरल जस्टिस को वायलेट कर रहा है. ओके, सेकंड वन इज करेक्ट. फर्स्ट वन इज करेक्ट कि हाँ ECI के पास ही ये पावर दिया गया है. Now, coming to question number 8, with reference to the removal of judges in India, consider the following statement. First, the Constitution used the term impeachment for the removal of judges of the Supreme Court and High Court. Second, a judge of the Supreme Court or a High Court can be removed only on the grounds of provided misbehavior or incapacity. So please pause and mark your answers. ठीक है. तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो कह रहा है कि इम्पीचमेंट कीवर्ड लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में फॉर रिमूवल ऑफ जजेस, ये गलत है. जो कीवर्ड लिखा है वो रिमूवल है. इम्पीचमेंट बस एक ही जगह यूज किया गया है पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में, एंड वो प्रेसिडेंट के लिए किया गया अंडर आर्टिकल 61. और सेकेंड ऑप्शन जो है वो आपका सही है. दो ही ग्राउंड पे आप हटा सकते हो जज ऑफ ए सुप्रीम कोर्ट, प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी. तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, A2 ओनली. The ninth question for the day, with reference to Juvenile Justice Care and Protection of Children Act 2015, consider the following statement. काफी अच्छा आर्टिकल था इस पे, do read it अगर आपने नहीं पढ़ा है. The act introduced a provision under which certain juveniles accused of heinous offences may be tried as adults. कह रहा है कि अगर बहुत ज्यादा heinous crime है, ग्रीवियस क्राइम है, हीनियस क्राइम है, तो उसके इसमें जुवेनाइल को भी एज ए अडल्ट ट्राई किया जा सकता है. एंड हीनियस ऑफेंसेस अंडर द एक्ट आर दोज पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ 7 years और मोर. कि 7 साल से ज्यादा वाले पनिशमेंट जिस एक्ट में होता है, क्राइम में होता है,
उसको हीनियस ऑफेंसेस को काउंट किया गया है इस एक्ट के अंदर. एंड थर्ड ऑप्शन इज द एक्ट completely abolishes the principle of rehabilitation in juvenile justice. Okay, so pause the video and mark the answer. अगेन थोड़ा लॉजिकल गेसिंग लेके चलना है. ये तो आपको नॉलेज बेस्ड है, पहला और दूसरा. पहला थोड़ा आपने न्यूज में सुना भी होगा कि ऐसा लाया गया था प्रोविजन कि 16 से 18 साल के बीच के जो लोग होंगे ना, उनको एज एडल्ट ट्राई किया जा सकता है अगर उन्होंने हीनियस ऑफेंस कमिट किया हो. सेकंड वन इज ऑल्सो करेक्ट कि 7 साल से ऊपर वाले क्राइम में उसे हीनस काउंट किया जाएगा. बट थर्ड में आपको ध्यान रखना हो, देखो किसी भी एक्ट का मेन आइडिया ये है हमारे यहाँ पे क्रिमिनल जस्टिस का, रिहेबिलिटेशन वाली चीज रहनी चाहिए, स्पेशली जुवेनाइल वाले में, क्योंकि उन्हें कंसिडर किया जा रहा है कि 18 से कम है, माइनर है, उनको मौका मिलना चाहिए, उनका रिहेबिलिटेशन होना चाहिए, पनिशमेंट जो है आपका टारगेटेड नहीं हो, रिग्रेसिव नहीं होना चाहिए. तो थर्ड वन इज करेक्ट. आपका 1 and 2 विल बी द राइट आंसर. Now, coming to question number 10, which of the following country is a member of NATO but not a member of European Union? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इस साल आपको पता होना चाहिए. ठीक है, तो प्लीज पॉज एंड मार्क योर आंसर. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी, टर्की है. तो जर्मनी, पोलैंड एंड इटली दोनों के मेंबर है नाटो एंड ईयू, बट टर्की इज ओनली मेंबर ऑफ नाटो एंड नॉट यूरोपियन यूनियन. ठीक है. इसके मेंबर्स कंट्रीज को आप लोग देख लेना, नेटो और यूरोपियन दोनों के. इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए आपके लिए, जैसा ने कहा. The 11th question, the constitutional concern regarding the section 17A of Prevention of Corruption Act 1988, PCA Act जो है 1988 primarily relates to, कह रहा है ये सेक्शन है किससे रिलेटेड है. So violation of separation of powers, excessive delegation to the executive, and the C is potential arbitrariness and unequal treatment of public servants, and D encroachment on judicial review. Okay, so थोड़ा सा बेसिक नॉलेज अगर आपने न्यूज़पेपर वगैरह फॉलो किया हुआ तो आपको अवेयरनेस होगा इसके बारे में. इट इज बेसिकली रिलेटेड टू प्रायर सैंक्शन, कि आपको अगर किसी को करप्ट प्रैक्टिस वगैरह के लिए ऑफिसर को, यू हैव टू मार्क द आंसर बट होपफुली आपने सही मार्क किया होगा, तो आपको उसमें प्रायर सैंक्शन की जरूरत होती है. तो यहाँ पे क्या है कि प्रायर सैंक्शन मतलब क्या हो गया कि इसमें रिस्क है कि आप मिस यूज हो सकता है इस चीज का, कि करप्शन अगर कोई कर रहे हैं तो आप अनइक्वल ट्रीटमेंट दे रहे हो पब्लिक सर्वेंट को. कि किसी के केस में तो जो ऊपर लेवल के पोजीशन वाले हैं उनके लिए प्रायर सैंक्शन चाहिए, कोई लोअर लेवल वाले को प्रायर सैंक्शन नहीं चाहिए, तो करप्शन दोनों कर रहे हैं, तो वहां दिक्कत होती है. ठीक है, तो पोटेंशियल आर्बिट्रेरीनेस एंड अनइक्वल ट्रीटमेंट ऑफ पब्लिक सर्वेंट, कि सबके केस में तो आप नहीं ले रहे हो, डिफ्रेंशिएट कर रहे हो. ओके, सो 11th का आंसर होगा आपका सी. ठीक है, तो आज का जो मेंस क्वेश्चन है वो ये है. आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड लिख कर हमें भेजिएगा. एंड इट इज रिलेटेड टू मुनरो डॉक्ट्राइन, जो इस साल आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है. On that note, thank you everyone. Do like, share and subscribe. Do follow us. Thank you.